नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी मित्रों का एजुकेशन वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 16 अगस्त को आयोजित बीओ की परीक्षा के 60 प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। आइए आज 61वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके राइट ऑप्शंस क्या क्या हैं। 61वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है दोस्तों, तो तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। इसमें दोनों दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान दिया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान तो राजस्थान का आ जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का आएगा, जबकि तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है जनसंख्या के आधार पर और द्वितीय स्थान है जनसंख्या के आधार पर। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर बहुत से मित्रों ने गलती की और उन्होंने हरियाणा लगा के आए हैं, जबकि हरियाणा बिल्कुल गलत होगा। हरियाणा इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि 100 बालिकाओं पर पूछ रहा है 0 से 6 वर्ष की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। बढ़ेंगे, जबकि 1000 पे अगर पूछेगा दोस्तों कि 1000 पर महिलाओं की संख्या कहाँ पर कम है, किस स्टेट में, तो वो है हरियाणा। जबकि 100 में अगर 100 बालिकाओं के बीच और 0 से 6 वर्ष का खास करके दिया है तो वह पश्चिम बंगाल ऑप्शन हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है साइंस से क्वेश्चन, शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण पर, वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसमें दोनों सही होगा। वातावरण पे तो निर्भर करता ही है। जनरल ऑप्शन ये भी दे सकता था कि वातावरण पर, लेकिन यह ताप पर और नमी दोनों पे दिया है वातावरण के, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो पौधों में सूक्ष्म पोषक आयरन भी होता है, मैग्नीज भी होता है, कॉपर भी होता है। जो नहीं होता है वो मैग्नीशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, पढ़े होंगे आप, बिल्कुल सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, बिल्कुल नहीं, यह अम्लीय नहीं होता क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है या क्षारीय होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। जबकि चौथा तो यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचा है। तो आप जानते हैं दोनों कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना और ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, इसको दोनों कार्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो जो यह क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है मधुमेह। या मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है HbA1c, जिसको याद रखिएगा, साइंस स्ट्रीम से क्वेश्चन था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पॉलिटिकल साइंस से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है या फिर किसे किसे किया गया है। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसमें पूछा गया है कि निर्धारित किया गया है, मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो इसमें दिया है देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ से जो इसका राइट ऑप्शन था वो है आयकर अदा करना। यह एक हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्यों में आते हैं, जिनका वर्णन 51 का में दिया गया है। अनुच्छेद जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का में इसका प्रावधान किया गया है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वह है 1, 3, 4। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कहा गया दोस्तों,
भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो कारण दिया गया है संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं कोई मंत्री, बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के साथ संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो बिल्कुल रखते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का या प्रधान पीएम जो होता है वो लोकसभा के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होता है। उससे जब उसकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो जनता का सदन होता है, जनता का दरबार होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति ज़्यादा रहती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पॉलिटिकल साइंस से आया है। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सही होगा। पहली कमेटी थी BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर आई थी राव समिति, फिर LM सिंधवी समिति आई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 4312, कहाँ पे है 4312, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले VR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति, फिर ML सिंधवी समिति, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। भाग 12 में इसका प्रावधान किया गया है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का वर्णन किया गया है भाग 12 में, जिसको आप पढ़े होंगे दोस्तों। तो पॉलिटिकल साइंस से जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही आसान थे, और आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते इसको बना सकते थे, और कई लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया भी है पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं दोस्तों। इसके बाद यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करेंगे। फिलहाल ये बहुत सही था, बहुत सरल है ये सारे क्वेश्चन। इसका जो मैथ का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 73 आएगा इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक बड़ा ही 6 घंटे में कुर्सी बनाता है, तो 1/6 और 8 घंटे वह कार्य करता है दिया गया है, तो 1/6 क्रॉस 8 प्लस 1/7 क्रॉस 8 प्लस 1/8 घंटों में 8 दिनों में 1/8 क्रॉस 8। इसको जब सॉल्व करेंगे आप और इसमें मल्टीप्लाई 21 का करेंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वो 73 आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 1/6 क्रॉस 8 प्लस 1/7 क्रॉस 8 प्लस 1/8 क्रॉस 8 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि वो 8 घंटे कार्य करता है, तो इसके लिए 21 से 21 दिनों में निकाल लेंगे तो 73 इसका राइट ऑप्शन आएगा। इसको कर सकते थे आप आसानी से। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है दोस्तों, और इसमें भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। एक का गैप किया गया है, यहाँ पे BCD दिया गया है और E का गैप किया गया है, यहाँ GHI दिया गया है, J का गैप किया गया है, LMNP दिया गया है, और LMNO का गैप किया गया है यहाँ पे P, यहाँ पे Q R S, यहाँ T का गैप करेंगे क्योंकि T एक को गैप होता है U, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा QRSU आएगा। राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको, इसको बृहस्पतिवार इसका राइट ऑप्शन आएगा। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होनी चाहिए? इसको XY करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ से सीधा दिया था, कई लोग जिनका नहीं बन पा रहा था, नहीं समझ पा रहे थे 4+ करना है, तो वो ऐसे भी कर सकते। 3 मार्च का निकाल के 3 मार्च 1980 का सीधे निकाल के वो X Y Z इन तीनों की वैल्यू निकाल कर X बराबर क्या Y बराबर फिर Z बराबर ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते थे। और चाहे तो वो 3 मार्च की जगह 7 मार्च का सीधे निकाल सकते थे, क्योंकि 4 दिन बड़ा है। तो 7 मार्च 1980 को कौन सा दिन पड़ेगा? ये रीजनिंग का ऐसे ही क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। उसको आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये गड़बड़ हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होनी चाहिए? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे करना है। 51 दिया है, 11 दिया है, 61 दिया है, 64 दिया है, 30 दिया है, 32 दिया है। तो इसको जो करना था 5 × 1 करना था, यहाँ पर 6 × 1 करना था,
और 6, 5, 11 होगा। यहाँ 6 क्रॉस 4 करना है, 6 क्रॉस 4, और यहाँ पे करना है 3 क्रॉस 2, तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पर 24 आएगा, तो जो भी इसमें आएगा 30 आएगा। यहाँ पे 3 × 5 करना है, 3 × 5 करेंगे आप 15 आएगा। और यहाँ 4 × 3 करना है, तो यहाँ पर 12 आएगा। तो 15 और 12 को अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों, 15 + 12 को आप ऐड करेंगे तो 7, और यहाँ 2 आ जाएगा 27। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो होगा 27, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी होगा बिल्कुल सही। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी अनुपात का क्वेश्चन है ये, और इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें मे बी 35 ईयर आएगा, मैं इसमें कंफर्म नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन मे बी 35 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें शायद 2 आंसर आएगा, आप सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैथ के कुछ ऐसे थे, यही क्वेश्चन एक ऐसा देखा जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत थी, बाकी तो ऐसे ही आ जाता है आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था जिसे आप सॉल्व कर सकते थे। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक क्वेश्चन ये भी दिया गया था, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा 50 आएगा, इसको याद रखिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन 77 का था। बिट की 2 जीवाएँ ABCD, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 50 आएगा। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये भी लासा मासा का सवाल था, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए GS के सेक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों, मैथ हमारा टारगेट नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो GS का अगला क्वेश्चन है, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था वो था तमिलनाडु इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि यह अलग अलग ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन C ही होगा, क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते, इसलिए इसे प्रतिगामी कर कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो ये अभी निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था, तो बजट से ही क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं। तो 2024 तक उन्होंने कहा है कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो 2024 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कई लोग इसका 2025 मार्क के आएंगे, 2025 बिल्कुल गलत होगा, इसका राइट ऑप्शन 2024 है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? पहली चीज़, श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। आयोग की अनुशंसा 2020-22 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी, सही है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है, ये भी सही है। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा A, ये बिल्कुल गलत है। 27 नवंबर 2017 को गठन नहीं किया गया, जबकि 22 नवंबर है, 22 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया था। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो A सही नहीं है। या इसका गठन 22 नवंबर 2017 को किया गया। यहाँ से देखिए कितना मिनिमम, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते दोस्तों तो कितना शॉर्ट गलती दिया गया है कि एक जैक दे दिया गया है। चलो ये तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं पेपर का लेवल क्या है और क्वेश्चन का तरीका क्या है पूछने का, और आगे किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है हमें। जो अभी तक बहुत सारे क्लासों में, कक्षाओं में देखा जाता था कि जब कोई भी GS की क्लास शुरू होती तो वो यही कहते थे कि ये बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा आप पढ़ा दे रहे हैं डीप, वनडे के लिए या प्रीलिम्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन होता था तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कम ही होता है वो। लेकिन क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से कितना घुमाया जा सकता है। आप शायद 2017 को ही याद करना पसंद करेंगे, नवंबर 2017, लेकिन आप 27 या 26, 25, 24 ये नहीं याद करते और सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको एग्जैक्ट नहीं याद होने की वजह से आप इसमें गलती कर जाते हैं और वहाँ पे आपका नंबर कम हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल की दृष्टिगत रखते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर का सही चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसका कैसा कालानुक्रम सेट होगा। जो पहले शासक थे वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम, फर्स्ट थे ये। सेकंड आपके थे नरसिंह वर्मन,
जो आपके थर्ड थे वो परमेश्वर वर्मन थे, और जो आपके फोर्थ थे वो नंदवर्मन द्वितीय थे। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा पहले स्थान पर 4 2 1 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 4 2 1 3। पहले महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, फिर नंदवर्मन द्वितीय। ये शासकों को आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रकूट एंशिएंट हिस्ट्री के दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुछ शासक दिए गए हैं, उनके रानियों के नाम दिए गए हैं। इसको सुमेलित करना है आपको। इसको सुमेलित करते हैं। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुमार देवी दोस्तों। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 3 1 2 4 ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। कई बार पत्नियों के नाम पर्टिकुलरली भी पूछे गए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था। तो ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ तो फिलहाल कई रानियों के नाम पूछे गए, लेकिन आपको सभी रानियों के नाम याद रखना अनिवार्य है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी सुमेलित करने को कहा गया है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है और उसके संस्थापक पूछा गया है, और इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, और आपको बताना है। तो न्यू इंडिया के लेखक हैं, संस्थापक थी एनी बेसेंट। तहजीब उल अखलाक के स्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे, बिल्कुल सही है। संवाद कॉमेडी के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, बिल्कुल सही है। अल हिलाल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अल हिलाल के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। फिर अगली सूची दी गई है और कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको कूट का चयन करना है। आगे इसको सेट करते हैं दोस्तों। तो ताजुल मासिर का जो संबंध है, ये ताजुल मासिर जिन्होंने लिखा है हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मासिर। और बात करें खाइजन उल फतू, इसको किसने लिखा है? अमीर खुसरो की लेखन है खजाइन उल फतू। तारीख़ ए मुबारक शाही लिखा है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। तारीख़ ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और फतवा ए जहांदारी इसको लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4 1। तो राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 3 4 1 ये पहले दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। ताजुल मासिर का संबंध हसन निजामी से, और खाइजन उल फतू का संबंध अमीर खुसरो। तारीख़ मुबारक शाही सरहिंदी, फतवा जहांगीरी, जयाउद्दीन बर्नी। याद रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फतवा जहांगीरी और तारीख़ मुबारक शाही। ये क्वेश्चन तो इंडिविजुअल भी कई बार पूछे गए हैं कई एग्जामों में, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये भी सूची दी गई है। एक तरफ कुछ आयोग दिए गए हैं और एक तरफ उसके कुछ अध्यक्ष दिए गए हैं। तो जो अकाल आयोग था दोस्तों, यहाँ से हम सूची 2 से 1 की तरफ मिलाएंगे, ना कि 1 की तरफ। तो अकाल आयोग जो था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे एंटनी मैकडोनल्ड। तो 1 का बी का 1 हो जाएगा। सिंचाई आयोग जो था दोस्तों, सिंचाई आयोग के जो प्रमुख थे वो थे कॉलिन स्टॉन मॉनक्रीफ। तो 2 का सी हो जाएगा। और जो पुलिस आयोग था दोस्तों, पुलिस आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर थे। ये तो आपको सबको पता होगा। पुलिस आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर थे। और थॉमस रॉबर्टसन, एक ही बचा है, तो ये रेलवे के आयोग के अध्यक्ष थे। तो इन चारों का जो राइट ऑप्शन होगा, आइए इसको मिलान करते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बन जाएगा आपका, आइए बनाते हैं, एंड्रयू फ्रेजर,
का संबंध किससे है? जल्दी से देखिए। पुलिस आयोग, एंटनी मैकडोनल्ड का संबंध किससे है? अकाल आयोग, कॉलिन स्टॉक मॉनक्रीफ का संबंध किससे है? जल्दी सोचिए। सिंचाई आयोग अभी जस्ट ही बताया है, थॉमस रॉबर्टसन 4। तो जब ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहीं से पहले ही निकल के आ जाता है 3, 1, 2, 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नीचे दिए गए कथन हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन दिया गया है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण दिया गया है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जात की शिष्टता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया है। तो ये दोनों को सत्य हैं, ए और दोनों सही हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। और ए सही की ए की सही व्याख्या करता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जात में श्रेष्ठता विश्वास की जड़ों को कमज़ोर भी किया है, और आर्य समाज आंदोलन ने हिंदू में आत्मविश्वास जगाने का भी कार्य किया है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है इसमें। लाला लाजपत राय के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दिया गया है प्रारंभ में वे असहयोग आंदोलन के असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ना, तो ए सही है दोस्तों। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, तो बाद में भी नहीं थे, और गांधी जी के पक्ष में वो बाद भी नहीं हुए। और स्वराज पार्टी गठन लाला लाजपत शामिल हुए, ये भी गलत है। लाला लाजपत राय नहीं, लाला हरदयाल शामिल हुए थे। ए ना तो दो, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य से और फेवरेट भी सभी का। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ही विलय का सिद्धांत देती है, और इसके तहत सर्वप्रथम जो मिलाया गया था वो तो सतारा, 1848 ईस्वी में सतारा को हड़पा गया था। हटारा के बाद 1848 में ही बघाट, उसके बाद बारी आती है उदयपुर की, 1852 ईस्वी में उदयपुर को, फिर झांसी को 1853 ईस्वी में हड़पा गया। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा 1, 3, 4, 2। जिसका राइट ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है सीधे, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 1, 3, 2, 4, 2। पहले सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार। और वैसे तो पहले सतारा था, फिर जैतपुर था, फिर संबलपुर था, फिर बघाट आया, फिर उदयपुर आया, फिर झांसी आया, फिर नराड़ भी आया था। और इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है ये, तो इसी के अनुसार सम्मिलित करेंगे। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? यह क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी FRP तय करती है और इस संगठन का अनुमोदन करता है। जो संगठन बनता है उसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, बिल्कुल सही है। इनमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। तो ए आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 सितंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो लगातार इकोनॉमिक्स पढ़ते रहे होंगे, रेपो रेट और बैंक रेट और इससे संबंधित अपडेट रहे होंगे, वो तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है। तो 2019 दिसंबर में जो था वो था 5.15 एंड 4.9%, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। जो इसका राइट ऑप्शन था वो था सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इकोनॉमिक्स से है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कूट दिया गया, यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। दूसरा दिया गया, इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इनका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो A और 3 बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसके सही हैं, जबकि दूसरा सही गलत है। इसका आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो पूछा है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का उद्योग, तो नोएडा, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए सबसे ज़्यादा इस समय पहले स्थान पर है आउटसोर्सिंग उद्योगों के मामले में। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो यह तो बहुत आसान सा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश एफएसएल से पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। वहाँ पर जो कृषि एवं वानिकी का विकास है उसमें अन्ना प्रथा जो है वो अभिशाप माना जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जिला दिया गया है, एक तरफ लोकप्रिय उत्पाद दिया गया है। आइए इसको भी कर लेते हैं। कन्नौज का लोकप्रिय उत्पाद इत्र होगा, बिल्कुल सही। बुलंदशहर का लोकप्रिय उत्पाद चीनी मिट्टी, बिल्कुल सही। चित्रकूट का लोकप्रिय उत्पाद लकड़ी के खिलौने, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ का अमरूद जेली नहीं है, प्रतापगढ़ का अमरूद जेली नहीं है। यह प्रयागराज का प्रसिद्ध फल है, प्रयागराज का अमरूद प्रसिद्ध है, ना कि प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का तो आप सब जानते हैं आंवला होगा। अगर आंवला दिया होता तो यहाँ प्रतापगढ़ का भी सही होता, सारे ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन आंवला प्रतापगढ़ का है, जबकि प्रयागराज का अमरूद जेली है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो आप जानते हैं सर्वाधिक जनजातियाँ सोनभद्र में निवास करती हैं, तो सोनभद्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगरिया, बैगा, भुइया सोनभद्र में उत्तर प्रदेश के जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ ये भी कोड दिया गया है और कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं दोस्तों और कुछ उपनाम दिए गए हैं। आइए इसको मैच करते हैं, फिर कोड को बनाते हैं साथ साथ। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला कहा जाता है, तो 1 का 3 हो जाएगा। रघुपत सहाय दिया गया है, वैद्यनाथ मिश्र दिया गया है। रघुपत सहाय वैद्यनाथ में धनपत राय श्रीवास्तव दिया गया, इसका तो 1 हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। और रघुपत सहाय दिया गया वैद्यनाथ मिश्र को हम नागार्जुन कहते थे। रघुपत सहाय इनका फिराक गोरखपुरी होगा जो, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन C। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो फास्फेटिक जैव उर्वरक जो है दोस्तों वह है एजोला, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C। कई लोग इसका राइजोबियम करके आए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा एजोला होगा, फास्फेटिक जैव उर्वरक एजोला है। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो सही सुमेलित नहीं किया गया है ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हमको नहीं समझ में आया, और इसको जल्दी ही कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने का प्रयास किया जाएगा। इसको टेस्ट वीडियो में लिया जाएगा कि इसका क्या संबंध है, क्योंकि कई सारे हैं और ये अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ना ही समझ में आ रहा है कि इसका क्या होगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर कोशिश करेंगे इसको बताया जाए, तो इसको रिस्किप करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला जो दिया गया है, वो दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरा, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा जो सत्य है वो A और B दोनों है। कई लोग, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल करना सामाजिकता का हिस्सा भी है। और स्वच्छ भारत मिशन में समुदाय सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है।
जिसका राइट ऑप्शन सी होगा, जो मुझे लगता है दोस्तों। और जो भी बाकी जो आयोग मानेगा वो तो मानेगा ही जब आंसर की आएगी तो। ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ग्रीस ने कैटरीना साकिलारोपोulou को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। तो इस दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी। ग्रीस ने कैटरीना साकिलारोपोulou को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है और यह पहली राष्ट्रपति हैं कैटरीना जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो 287 नगरों में से सबसे प्रदूषित नगर जो निकल के आया था वो तो झरिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। झरिया 2020 में जो रिपोर्ट आई उसमें सबसे प्रदूषित शहर नगर था। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक किष्ट प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था, जिसका बी होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा उसका मुख्य उद्देश्य। और बात करेंगे क्वेश्चन की, तो सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में नगर दिया गया है और सूची 2 में नदियां दिया गया है। इसको करना है मैच। आइए इसको मैच करते हैं। ए पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, आप जानते ही हैं। किंशासा दिया गया है और ये जैरे कांगो नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक दिया गया है, ये चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। और बात करें एसेंसियन की, तो यह पराग्वे नदी के किनारे स्थित शहर है, नगर है। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। पेरिस सीन नदी के किनारे, किसानसा जैरे कांगो नदी के किनारे, बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे और एसेंसियन ये पराग्वे नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, उत्तर से लेके दक्षिण तक, तो पहला होगा होक्काइडो, फिर हाशु, फिर होगा शिकोगु, फिर क्यूशु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी होगा, होक्काइडो, हाशु, शिकोकू और क्यूशु। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अगर सही क्रम में सेट किया जाए तो। नीचे दिया गया है अगला क्वेश्चन 108वां क्वेश्चन। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। कारण व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया है इसको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। विश्व के अधिकांश मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित। ठीक है। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो ठीक है, ए आर दोनों सही हैं और कमी आती रहती है 15 से 30 डिग्री, तो आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो ये भी एक सूची दी गई है और एक तरफ परियोजना दिया गया है, एक तरफ नदियों के नाम दिया गया है। तो आइए इसको भी मैच करते हैं। तो उकई जो परियोजना है वह ताप्ती नदी पर है। जयकावड़ी जो परियोजना है, जयकावड़ी, इसका संबंध है गोदावरी नदी से। और जो खड़कवासला नदी है, खड़कवासला परियोजना है, माफ़ कीजिए, इसका संबंध है
मुथा नदी से, और जो म्यूराक्षी नदी है, परियोजना है, माफ़ कीजिए, उसका संबंध आम्भी नदी से। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4132। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ उसकी अवस्थिति दी गई है। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि यह कैसे बनेगा। एक तरफ कोयला क्षेत्र और दूसरा तरफ इसका अवस्थिति। तो कोयला क्षेत्र दिया गया है एक तरफ, माकुम असम में स्थित है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में, सोहागपुर मध्य प्रदेश में। तो ये तो चारों ऑप्शन एकदम करेक्ट दिए गए हैं। 1 2 3 4 इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कि माकुम असम, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड और सोहागपुर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैथ का क्वेश्चन है और इसको आप करिएगा, अभी टाइम लग जाएगा इसको कराने में। अगला भी मैथ का क्वेश्चन है, फिलहाल इसका राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, इसका 100 मीटर आएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो 20% लाभ आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि मूलधन में 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 प्रति चक्रवृद्धि दर मिलता है तो मूलधन कितना था। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा दोस्तों। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 8000। इसको आप करिएगा बैठ के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आइए बढ़ते हैं जीएस की तरफ। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगला है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है जीडीपी का 3.3% रखने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को 3.3% तक सीमित रखने का प्रयास करने का एक डाटा पेश किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.3। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है दिया गया है। याद रखिएगा, नहीं है तो वह है गुजरात। गुजरात इसमें शामिल नहीं है। पहले स्थान पर इसमें केरल है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो याद रखिए गुजरात इसमें शामिल नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम व्यवस्थित करने के क्रम में जो पहले स्थान पर आएगा दोस्तों वह है क्रिसिल, जो सर्वाधिक मान्य है। फिर है इकरा 2, ICRA है, फिर थर्ड पे केयर है। तो इसका जो कूट बनेगा दोस्तों वो होगा 3 2 1। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। पैमाने की मितव्यता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सप्तशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप कई बार आपको पढ़ाया भी गया होगा कि सप्तशास्त्री संहिता किसे कहते हैं। तो एक इसी का नाम सप्तशास्त्री संहिता को ही हम जय संहिता भी कहते हैं। और आप जय संहिता कहते ही समझ गए होंगे कि किसका नाम लिया जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो महाभारत होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं। तो जो अति दुर्लभ सिक्के उस समय राष्ट्रकूटों के समय या कार्दमक क्षत्रपों के समय प्रचलित किए गए थे, वो तो चारों प्रचलित किए गए थे, ताम भी, रजत भी, स्वर्ण भी। लेकिन जो अति दुर्लभ हैं वो पोटीन के सिक्के उन्होंने जारी किए थे। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटीन के सिक्के। अगला भी कूट दिया गया दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन। एक तरफ दर्शन दिया गया, एक तरफ मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं और किस दर्शन में किस प्रकार के मोक्ष प्राप्त का तरीका बताया गया है ये दिया गया है। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं, फिर आंसर की तरफ बढ़ेंगे। न्याय दर्शन
इसका जो संबंध होगा मोक्ष प्राप्त कर, इसमें तार्किक चिंतन के बारे में कहा गया है। मोक्ष प्राप्त करने का तरीका होगा मीमांस दर्शन, दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करने के लिए कहा गया है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि इस वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण ही मोक्ष प्राप्ति है। तो और वेदांत दर्शन, इसमें आत्मज्ञान की बात की गई है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4 3 1 2 बनेगा। तो इसमें देख लीजिए 4 3 1 2, इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा 4 3 1 2। तो इसको और आसानी से आप कर सकते हैं, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। तो दोस्तों यह अंतिम क्वेश्चन था बीओ के एग्ज़ाम का। लगभग 120 क्वेश्चन हम किए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई त्रुटि रही हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों इस चैनल को। आने वाले अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आंसर शीट जल्दी आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।